Hello everyone, this is Princy Sharma from Bright Star. So, we are learning earthquake, tsunami, and volcanoes. Okay, so we are continuing from earthquakes. As we know that we have done uh, from book till here earthquake about the earthquake. So, let's go to the PPT. We will go in detail of earthquake. Okay. In last video, we have learned about earthquake. What is earthquakes? मतलब earthquake क्या कहलाता है और कैसे होता है. तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि individual plates of varying size move about the surface of the earth of varying speeds. मतलब अलग अलग साइज की प्लेटें अलग अलग गति से जब धरती के अंदर मूव करती हैं तो उससे घर्षण होता है और वो आपस में फंस जाती हैं. दिस दिस कॉजेज प्रेशर टू बिल्ड अप. इससे एक प्रेशर बनता है. व्हेन दिस स्ट्रेस इज रिलीज्ड एन अर्थक्वेक विल अकर. और जब ये प्रेशर रिलीज होता है, बाहर निकलता है दबाव, तो उससे अर्थक्वेक बनता है. ठीक है. और हमने आगे पढ़ा था वेयर प्लेट्स पुल अपार्ट, स्लाइड बाय ईच अदर और कोलाइड, देयर इज अ टेक्टोनिक एक्टिविटी मैनिफेस्टेड एज अर्थक्वेक. तो जब प्लेट्स जो है पूरी तरह से अलग अलग खिंचने लगती हैं, अलग अलग हो जाती हैं और या तो फिर एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, टकराती हैं, तो उससे टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है प्लेटों में. ठीक है. उसको कहते हैं अर्थक्वेक. और उससे अर्थक्वेक उत्पन्न होता है यानी भूकंप उत्पन्न होता है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं. ठीक है. नाउ वी विल गो another PPT about earthquake. The magnitude of an earthquake is a measure of the total amount of energy released by the ground movement as its source. Okay, that means जो कि भूकंप की जो तीव्रता होती है, मतलब भूकंप कितनी गति से हो रहा है, उसकी जो क्या स्पीड है, ठीक है, उसकी तीव्रता क्या है, उससे जस्ट अ मिनट. जो भूकंप की तीव्रता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी. मतलब भूकंप की तीव्रता उसके स्रोत पर, जमीन की जो गति है, जो जमीन के अंदर जो प्लेट्स की गति है, उसके द्वारा जारी की गई कुल ऊर्जा का एक माप है. माप मतलब टोटल मेजरमेंट है. ठीक है. The magnitude of an earthquake is a measure of the total amount of energy released by the ground movement at its source. यानी भूकंप की जो तीव्रता है, जो स्पीड है, उसके स्रोत पर, मतलब स्रोत जहाँ से वो हो रहा है, स्रोत पर, यानी जमीन की गति द्वारा. जमीन क्या है, जमीन प्लेटों से बनी है, तो उसकी स्पीड के द्वारा लगाई गई कुल ऊर्जा. ऊर्जा मतलब एनर्जी. एनर्जी का एक टोटल मेजरमेंट कहलाता है. इट इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द शेकिंग रिकॉर्डेड ऑन सेवरल सिस्मोग्राफ. ठीक है. ये कई ज़्यादा मुख्यतः ये कई सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है, एनालाइज किया जाता है. शेकिंग रिकॉर्डेड ऑन सेवरल सिस्मोग्राफ. अच्छा, सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम अर्थक्वेक को नापते हैं. दैट मीन्स भूकंप कैसे नाप सकते हैं? भूकंप की तीव्रता को, मतलब कितनी स्पीड से आया है, कितना डेंजरस है, कितना नुकसान उसने किया है, तो ये सब का हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सिस्मोमीटर. ठीक है. इट इज़ कॉमनली डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द शेकिंग रिकॉर्डेड ऑन सेवरल सिस्मोग्राफ. सेवरल मतलब कई सिस्मोग्राफ पर जो धरती की शेकिंग है, यानी धरती के हिलने को हम रिकॉर्ड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो वो सिस्मोमीटर के थ्रू होता है. एक
a seismometer is an instrument that responds to ground noises and shaking such as caused by earthquakes. सिस्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिस्पॉन्ड करता है, किसको रिस्पॉन्ड करता है, टू ग्राउंड नॉइसेस, यानी जो धरती के अंदर जो हलचल होती है उसकी आवाज़ों को, एंड शेकिंग यानी धरती कितनी स्पीड से हिल रही है, उसकी प्लेटों में कितना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, क्या स्पीड है, कितनी तेज़ी से हिल रही है, उन सबको जो कि अर्थक्वेक के द्वारा हो रहा है या फिर वॉल्केनिक एरप्शन के द्वारा हो रहा है या फिर एक्सप्लोजन्स के द्वारा, विस्फोट के द्वारा हो रहा है। तो इन सब के द्वारा होने वाले जो प्लेटें हैं उनमें शेकिंग यानी उनके हिलाव को या गतिविधि जो उनमें हो रही उसको, और उसके अंदर धरती के अंदर जो होने वाले शोर को वो शो करता है या रिस्पॉन्ड करता है कौन, सेस्मोमीटर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, दे आर यूजुअली कंबाइंड विद अ टाइमिंग डिवाइस एंड अ रिकॉर्डिंग डिवाइस टू फॉर्म अ सिस्मोग्राफ। सिस्मोमीटर जो है एक टाइमिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग डिवाइस से एक कॉम्बिनेशन से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। मतलब उसके अंदर टाइमिंग डिवाइस टाइम को नोट करने के लिए, और रिकॉर्डिंग मतलब उसके अंदर जो भी हलचल धरती के अंदर हो रही है, शोर हो रहा है, उसकी स्पीड है, लिमिट है, जो भी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसको मिला जुला के एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। In 1935, American seismologist Charles Richter devised a way to measure the magnitude of an earthquake from the largest deflection recorded on a seismograph at a specific distance from a fault. 1935 में अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट, जो कि सिस्मोलॉजिस्ट था, अमेरिकन था, उसका नाम था चार्ल्स रिक्टर, उसने डिवाइस किया था एक मतलब उसने एक मेज़रमेंट का रास्ता खोजा था। क्या, किसके लिए, किसको मेज़र करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, मतलब भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। तीव्रता मतलब स्पीड, ठीक है, उसको नापने के लिए उसने एक डिवाइस खोजी जो कि सिस्मोग्राफ कहलाती है। ठीक है, उसका नाम था चार्ल्स रिक्टर। तो उसने earthquake from a largest deflection recorded on a seismograph at a specific distance from a fault, मतलब एक पर्टिकुलर दूरी से, जहाँ से फॉल्ट है उसकी दूरी से उसने मतलब एक सिस्मोग्राफ को लगाया, और इससे क्या नापा उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, द रिक्टर स्केल ऑफ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड हैज़ वैल्यू फ्रॉम 0 to 10.0, मतलब जो रिक्टर स्केल होती है, चार्ल्स रिक्टर ने इसको खोजा था इसलिए इसको रिक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप की जो रिक्टर स्केल है उसकी जो तीव्रता है उसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 10.0 तक। अर्थक्वेक विथ मैग्नीट्यूड मतलब भूकंप तीव्रता के साथ मतलब स्पीड के साथ 6.0 से लेकर 6.9 तक के अगर उसकी स्पीड है भूकंप की, तो उसको कंसीडर्ड किया जाता है स्ट्रॉन्ग एंड कॉज मॉडरेट डैमेज टू बिल्डिंग इन लिमिटेड एरिया, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग भूकंप मानते हैं और वो सीमित क्षेत्र में नुकसान करता है। जैसे कि बिल्डिंग्स का नुकसान होना, एक लिमिटेड एरिया में जो नुकसान होता है वो 6.0 से 6.9 वाला जो अगर स्पीड है भूकंप की, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक माना जाता है। अर्थक्वेक with magnitude 7.0 to 7.9 are considered major and cause damage in regions up to 250 किलोमीटर। अब देखिए मैग्नीट्यूड बढ़ गया, यहाँ पर 7.0 से 7.9 हो गया, यानी तीव्रता बढ़ गई, ज़्यादा स्पीड से आया तो ज़्यादा स्पीड से मेजर हो गया, वो बड़ा हो गया, तो उसने बड़े नुकसान किए। कॉज डैमेज इन रीजन्स, उसकी दूरी बढ़ गई, मतलब बड़े क्षेत्र में उसने नुकसान कर दिया, यानी कि 250 किलोमीटर तक की दूरी तक उससे भूकंप की वजह से नुकसान होता है। तो कब होता है ये, कब डेंजरस हो जाता है, जब वो 7.0 से 7.9 के रिक्टर स्केल पे आता है। ठीक है,
तो कितनी होनी चाहिए, 0 से लेके 10.0 तक होती है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। 0 से 10.0 तक होता है। और जब अगर 6.0 से 6.9 के बीच भूकंप आता है, इतनी स्पीड से आता है, तो वो एक लिमिटेड एरिया में नुकसान करता है और स्ट्रॉन्ग कहलाता है। और अगर उससे ज़्यादा 7.0 से 7.9 तक आता है, तो एक मेजर यानी बड़ा भूकंप होता है और वो बड़ा नुकसान करता है। और वो कितने दूरी तक कर सकता है, 250 किलोमीटर की दूरी तक नुकसान होता है। ओके, नाउ earthquake with magnitude 8.0 and above are considered great and cause heavy damage to large region। अब अगर earthquake 8.0 या उससे ऊपर के ऊपर के मैग्नीट्यूड पर आता है, तो उसको ग्रेट कहेंगे। मतलब ग्रेट भूकंप था, ग्रेट अर्थक्वेक है, बहुत ही बड़ा भूकंप आया जिससे बहुत ही भारी नुकसान पहुंचता है हमारी धरती को, हमारी बिल्डिंग्स को, उस एरिया में रहने वाले लोगों की मौत हो सकती है, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, घरों को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, ज़मीन उखड़ जाती है, रोड फट जाती है। तो ये ग्रेट कॉजेज जो होते हैं वो बड़े मैग्नीट्यूड के भूकंप के आने की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नीट्यूड का इसने एक्सप्लेनेशन किया। 6.0 से 6.9 तक को कहेंगे, कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और वो लिमिट एरिया में उसने नुकसान किया। अब 7.0 7.9 की रेंज में आता है, तो वो 250 किलोमीटर तक नुकसान कर सकता है, या उससे ऊपर आता है 8.0 या उससे ऊपर, तो वो ग्रेट कॉज कहलाएगा, ग्रेट अर्थक्वेक कहलाएगा, और वो बहुत ही बड़े नुकसान पहुंचाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सिस्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम लोग भूकंप की तीव्रता, यानी कि भूकंप कितनी तेज़ी से आया, धीमा आया, कम आया, इसको हम नापते हैं। तो इसको हम नापते कैसे हैं, उसमें एक रिक्टर स्केल होती है। रिक्टर स्केल में जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 10.0 तक आती है। अब इसके बीच में ये कुछ जो पॉइंट्स दिए हैं, अगर इन वैल्यूज़ पर भूकंप आता है तो ये नुकसान होते हैं और उनको इस तरह कंसीडर्ड किया जाता है। ओके, सो इट वाज अबाउट earthquakes। नाउ लेट्स गो, आई हैव अनदर पीपीटी। तो यहाँ पर देखिए, एनाटॉमी ऑफ एन earthquake, एनाटॉमी ऑफ एन earthquake। ओके, an earthquake is the shaking of the ground caused by sudden motions along faults or fractures in the earth's crust। कोई भी भूकंप क्या है, धरती के हिलने से, शेक होने की वजह से आता है, ठीक है, जमीन पर जमीन का हिलना, उसके शेक, और वो सडन मोशन होता है, अचानक तेज गति से धरती हिलने लगती है, तो भूकंप कहलाता है। इससे मतलब झटकों के साथ जब भूकंप आता है और इससे नुकसान होते हैं, ज़मीन में कटाव आ जाता है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अर्थ क्रस्ट जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, अर्थ क्रस्ट में जब फ्रैक्चर हो जाता है या उसमें फॉल्ट आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भूकंप आता है, ठीक है। और ये भूकंप सडन होता है, तब ज़्यादा नुकसान, चूँकि सडन मूवमेंट होता है इसलिए भूकंप आता है, इसी वजह से नुकसान भी होते हैं। नाउ fault, a fracture in the rocks that make up the earth's crust। fault क्या है, एक ऐसा फ्रैक्चर है, एक ऐसा मतलब चोट पड़ती है उस पे, उस रॉक्स पे, उन पत्थरों पे, कि क्या होता है, ऐसी चोट पड़ती है जो अर्थ क्रस्ट को बनाती है। अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, पत्थर होते हैं, ठीक है। अब उन पर जब फ्रैक्चर आता है तो उससे क्या होता है, फॉल्ट होता है, ठीक है। नाउ एपिक सेंटर, ओके, द पॉइंट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबाउट अबव द फोकस। धरती के अंदर वो पॉइंट, वो बिंदु जहाँ पर भूकंप शुरू होता है,
या फिर जहाँ से धरती का क्रस्ट मतलब टूटना शुरू होता है उसको हम कहते हैं एपिक सेंटर। वो पॉइंट, वो बिंदु जहाँ पर अर्थ क्रस्ट में मतलब अर्थ में अंदर टूटना शुरू होता है, मेन पॉइंट होता है जहाँ से फॉल्ट शुरू होता है, ठीक है, उसको कहेंगे एपिक सेंटर। नाउ फोकस hypocenter, the point within the earth where an earthquake rupture starts। ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु धरती के अंदर का, ऐसी पॉइंट, ऐसा बिंदु, ऐसी जगह या स्थान जहाँ पर भूकंप का टूटना शुरू होता है, यानी अर्थात जहाँ से भूकंप मेन शुरू होता है, मतलब वो पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ प्लेट्स, here it is plates, massive rocks that make up the outer layer of the earth's surface। मैसिव यानी ऐसा उबड़ खाबड़ हो जाना पत्थरों का, तो मैस हो जाना, ठीक है। जो बाहरी सतह बनाते हैं, धरती की जो ऊपर की सतह बनाते हैं, ठीक है, वो प्लेट्स कहलाती हैं। एंड हुज मूवमेंट अलोंग फॉल्ट्स ट्रिगर्स अर्थक्वेक्स। तो ऐसे जो धरती की ऊपरी सतह है, ठीक है, आउटर लेयर है, उसमें पत्थर वगैरह होते हैं जो मैसिव होते हैं, ठीक है। अब उनमें मूवमेंट सडन हो रहा है तो अलोंग विथ फॉल्स, तो उससे क्या होगा, भूकंप होगा। जैसे कोई भी चीज़ अचानक से हिलने लगे तो उसमें नुकसान तो होगा ही, ठीक है ना। उसी तरह हमारी धरती है, धरती की ऊपरी जो सतह है वो अंदर की ओर से कई तरह की प्लेट्स से बनी है। तो इन प्लेटों में जब सडन मूवमेंट, अचानक से प्लेटें हिलने लगती हैं, तो ऑब्वियसली प्लेटें या तो अलग होंगी या एक दूसरे पर चढ़ जाएंगी या टकराएंगी। तो उससे जो उसकी सतह पर मौजूद चीज़ें हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो प्लेसेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो मैसिव हो जाएगा और it generates a earthquake, an earthquake, okay। Now seismic waves that transmit the energy released by an earthquakes। ऐसी वेव्स जो एनर्जी को ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है, रिलीज करती हैं बाय एन अर्थक्वेक के द्वारा। So that is seismic waves। So we have learned some points: fault, epicenter, focus, hypocenter, plates and seismic waves। Now we have another PPT which is picture of the earthquakes। Okay, now earthquakes मणिपुर में। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ मणिपुर, इंडिया में है, जो कि 2020 का पिक्चर है। 5.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक एंड रिक्टर स्केल, मॉडरेट इंटेंसिटी, नो डैमेज, नो टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो अर्थक्वेक आया था ये 5.1 के मैग्नीट्यूड से आया था। रिक्टर स्केल पे इसको मापा गया था। कितना था वैल्यू, 5.1 इसका मैग्नीट्यूड था। और नो डैमेज मतलब लाइफ को, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी को या लाइफ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, ठीक है। नेपाल अर्थक्वेक, नेपाल अर्थक्वेक, ये पिक्चर है नेपाल अर्थक्वेक का, ओके। 7.9 मैग्नीट्यूड, मैंने आपको पिछले पीपीटी में बताया कि 7.9 मैग्नीट्यूड जो होता है वो हैवी होता है, ठीक है। और उसमें 9,000 लोगों की जान जा चुकी है, ठीक है। ये है नेपाल का अर्थक्वेक। नेपाल में जो 2015 में भूकंप आया था वहाँ पर 7.9 के मैग्नीट्यूड से आया था, जहाँ पर 9,000 लोगों की मौत हो गई थी। नाउ ओके, अब हम चलते हैं बुक पर, ठीक है। ये हमने पढ़ा अर्थक्वेक के बारे में। ये चलिए थोड़ा बुक से सिस्मोग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी पिक्चर आपको दिखाया गया था, कितना नुकसान हुआ था, वो मैंने नेपाल के बारे में आपको पीपीटी में दिखा दिया है। मेजरिंग अर्थक्वेक जो अभी पिछले पीपीटी में पढ़ाया, साइंटिस्ट मेजर अर्थक्वेक विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ यूजिंग अ स्केल एज
नोन एज रिक्टर स्केल। साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक होते हैं वो अर्थक्वेक को नापते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। उसमें एक स्केल का यूज किया जाता है जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। वीकेस्ट earthquakes are close to 1 and the severe ones are close to 9 on the Richter scale। मतलब जो कमजोर भूकंप होते हैं वो 1 के आसपास होते हैं, जबकि जो सीवियर होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो 9 के आसपास होते हैं रिक्टर स्केल पे। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ रिक्टर सिस्मोग्राफ एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ रिक्टर स्केल। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ के बारे में दिया गया है कि कब, ये थोड़ा धुंधला है पिक्चर, तो आप अपनी बुक पे देख सकते हो ध्यान से कि क्या क्या इसमें दिया गया है। हियर इट इज़ नॉट क्लियर सो आई कैन teach you in this picture. Okay, Richter scale is not showing properly. Now no more. We'll go to the no more. The historians believed that the first seismograph was built by the Chinese philosopher Chang Heng in 132 AD। मतलब जो हिस्टोरियंस है यानी इतिहासकार जो हिस्ट्री लिखते हैं, उनका मानना है कि पहला जो सिस्मोग्राफ था वो बनाया गया था चाइनीज फिलोसोफर चैंग हैंग के द्वारा। इसका नाम था चैंग हैंग। कब बना था? उन 132 130 एडी सदी में, 132वीं सदी में बना था। तो द इंस्ट्रूमेंट वॉज अ लार्ज अर्न विथ 8 ड्रैगन्स with their heads popping out of it in 8 principal compass directions: north, south, east, west, northeast, northwest, southeast and southwest। ओके, जो कि इंस्ट्रूमेंट था इट वॉज लार्ज अर्न। ये जो यंत्र था, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र जो था वो कितने 8 ड्रैगन्स, मतलब आप जानते होंगे कि हिस्ट्री में ये चाइनीज का जो हिस्ट्री है इनके यहाँ ड्रैगन वगैरह होती हैं, आग वाग उगलती पता नहीं क्या। तो ठीक है, वो ड्रैगन जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है इनका मानना था, हिस्ट्री वालों का, मतलब जो हिस्ट्री लिखते हैं उनका मानना था कि जो यंत्र था वो 8 ड्रैगन के साथ एक बड़ा सा कलश था। कलश समझते हैं? लोटा, लोटे जैसा था, जिसमें 8 प्रमुख कंपास दिशाओं में उनके सिर बाहर निकलते थे। ठीक है, उनके जो पॉपिंग आउट, हेड्स पॉपिंग आउट ऑफ इन इट्स प्रिंसिपल कंपास डायरेक्शन। 8 ये जो दिशाएं हैं, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो सब दिशाएं, 8 दिशाओं में उनके सिर बाहर की ओर निकलते थे ड्रैगन्स के। ठीक है, देयर वॉज अ टोड विथ इट्स माउथ ओपन बिलो ईच ड्रैगन। प्रत्येक ड्रैगन के नीचे मुंह के साथ एक टोड था। हर एक ड्रैगन के साथ में उसके मुंह के नीचे एक टोड था। ठीक है, टोड। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था, ऐसा माना जाता था, दैट व्हेन एन अर्थक्वेक हिट, जब भी ऐसा माना जाता था कि जब भूकंप आया तो जो ड्रैगन के मुंह से एक बॉल गिरती थी, यहाँ कहाँ गिरती थी? टॉड के मुंह में। ठीक है, वो जो टॉड था उसके मुंह में एक बॉल ड्रैगन के मुंह से गिरती थी। ठीक है, तो इट कुड डिटेक्ट द अर्थक्वेक्स 400 माइल्स अवे। ये 400 मील तक दूरी तक भूकंप का पता लगा सकता था। मतलब ये तो एक अनोखा पॉइंट दिया हुआ है कि जो, जैसे अभी हम लोगों ने सिस्मोग्राफ की खोज हो गई, सिस्मोग्राफ पे काम होने लगा, ठीक है, रिक्टर स्केल से नापने लगे, तो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बन गया। ठीक है, और ये जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि एक कलश होता था जिसके 8 मुंह होते थे ड्रैगन्स के और 8 दिशाओं में निकलते थे, और उनके मुंह, उनके नीचे एक टोड़ होता था, और जो है जब ये भूकंप आता था तो ड्रैगन्स के मुंह से एक एक बॉल नीचे गिरती थी टोड़ के मुंह में। तो उसे विश्वास करते थे कि मतलब उनको अर्थक्वेक को
पहचानने का तरीका या नापने का तरीका, ये जो कलश था ड्रैगन के मुंह के साथ, ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ करते थे। तो ये कितनी दूरी तक ये अर्थक्वेक को नाप सकता था? 400 मील दूरी तक ये अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर सकता था, दैट मीन्स खोज सकता था। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक से प्रभाव क्या पड़ता है? जाहिर है कि भूकंप आएगा तो नुकसान तो होगा ही, तो बेशक उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक्स आर वेरी devastating of the epicenter is near a town or a city, as many people are residing there and there are many buildings। ठीक है, अर्थक्वेक बहुत नुकसान करता है जहाँ उसका एपिक सेंटर होता है। तो अगर उसके पास कोई टाउन है, कस्बा है, तो लोगों के घर बने रहते हैं या कई बिल्डिंग्स होती हैं। जहाँ मान लीजिए आप जहाँ खड़े हो उस पॉइंट के पास में आप अगल बगल क्या देख रहे हो? दीवारें हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड है, बगीचे हैं, लोग चल रहे हैं, भवन बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। तो अगर जहाँ पे आप खड़े हो उस पॉइंट से अगर एपिक सेंटर है, तो ऑब्वियसली आप जहाँ पर खड़े हो तो आपके चारों ओर का इलाका बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एपिक सेंटर है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपके ही पास है। द रोड्स एंड द ब्रिजेस गेट डैमेज्ड। रोडें टूट जाती हैं, फट जाती हैं, ब्रिज पुल वगैरह टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। मेनी पीपल लूज देयर लाइफ्स एज दे ट्रैप्ड अंडर द कोलैप्स्ड बिल्डिंग। कई लोग मर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, और उसके अंदर बिल्डिंग्स के अंदर जो टूट फूट होती है उसमें कई बार दब जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये सब इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक है, मतलब भूकंप के कारण होने वाले प्रभाव हैं। समटाइम्स आफ्टर शॉक्स आर फेल्ट आफ्टर द अर्थक्वेक विच क्रिएट अ लॉट ऑफ फियर अमंग द पीपल रेसिडिंग हियर। कई बार झटके सिर्फ महसूस होते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आता नहीं है, हमें सिर्फ झटके महसूस होते हैं। तो लोगों में क्या होता है? दहशत फैल जाती है कि अरे अब तो भूकंप आ सकता है, झटका आया, मतलब कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, हम मर सकते हैं। तो ये एक फियर क्रिएट करता है लोगों के मन में। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है, इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। ओके, नाउ अब हम बचें कैसे? जैसे भूकंप अक्सर सिटीज़ में आते रहते हैं, टाउन में आते रहते हैं, तो उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है, सुरक्षित रहा जा सकता है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या उपाय हैं? तो वो है सेफ्टी टिप्स टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इफ़ यू आर इन स्कूल, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, एंड द शेकिंग बिगिंस, देन ड्रॉप डाउन, टेक कवर अंडर अ डेस्क और टेबल। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और अचानक मूवमेंट होने लगे, दैट मीन्स भूकंप आने लगे, शेक होने लगे धरती, तो शुरू हो जाए, तो आप नीचे झुक जाइए और किसी हार्ड कवर के नीचे, मतलब कोई हार्ड टेबल हो, डेस्क हो, उसके नीचे आपको छुप जाना है। ओके, उसको पकड़ के होल्ड करके उसके नीचे बैठ जाना है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। स्टे अवे फ्रॉम अ बुक शेल्फ और अ कबर्ड दैट मे फॉल डाउन। हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो आपके ऊपर गिर सकती हैं, जैसे कि कोई बड़ी अलमारी रखी है, बुक शेल्फ है या कबर्ड है, कुछ भी रखा है जो कि आपके ऊपर गिर सकता है और आपको चोट लग सकती है। तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है। फॉलो द एग्जिट प्लान, मतलब जो एग्जिट प्लान है उसको फॉलो करना है। कैसे आपको एग्जिट की ओर भागना है या जाना है, जो भी है। If you are in tall building, vacate the building. Use stairs and do not take the lift. अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग में हैं जो काफ़ी हाइट की है और आपको लिफ्ट के थ्रू आना जाना करना पड़ता है, काफ़ी उसमें फ्लोर्स हैं, तो आप उस बिल्डिंग को इमीडिएटली खाली कर दें और लिफ्ट का इस्तेमाल उस समय कतई नहीं करना है। उस समय स्टेयर का इस्तेमाल करना है। स्टेयर मतलब सीढ़ियों के द्वारा आपको फटाक से नीचे उतर के आ जाना है, जब अगर आप स्कूल में हो और सडन अर्थक्वेक आ जाए तो। ठीक है, सो दीज आर सम टिप्स टू बी सेफ फ्रॉम द अर्थक्वेक। नाउ दैट you like my channel, please subscribe and please comment me and share it
more and more. Okay, please subscribe me. Okay, so till the time, bye students.